हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है उन लोगों के लिए बहुत ही खास जो यूके में आना चाहते हैं विद डिपेंडेंट, स्पेशली ऑन स्किल वर्कर वीजा, या फिर यही यूके से आप अपना जो वीजा है स्किल वर्कर वीजा में विद डिपेंडेंट स्विच करने वाले हैं। क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि 4 अप्रैल के बाद क्या रिक्वायरमेंट है अगर आपने स्किल्ड वर्कर वीजा में विद डिपेंडेंट जाना है, क्या कोई रिक्वायरमेंट चेंज हुई है, क्या एलिजिबिलिटी है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ में मोस्ट कॉमनली जो डाउट एंड क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली लोगों के डिपेंडेंट वीजा को लेके ऑन स्किल वर्कर वीजा, उनका भी आंसर मैं साथ साथ में क्लियर करती जाऊंगी। तो डोंट स्किप दिस वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को कर रहे हो फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत। आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन इस चैनल पे डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माय चैनल। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि कौन अपने डिपेंडेंट को यहाँ पे यूके में ला सकता है ऑन स्किल वर्कर वीजा, या मैं फिर बोलूँ कि किस फील्ड में, किस वीजा कैटेगरी में अलाउ है यूके में अपने डिपेंडेंट लाना ऑन स्किल वर्कर वीजा। तो गाइस, यूके में स्किल्ड वर्कर वीजा में जितनी भी एलिजिबल फील्ड्स आती हैं जो स्किल्ड वर्कर वीजा में एलिजिबल हैं, उन सब में आप अपने डिपेंडेंट ला सकते हो, एक्सेप्ट आज से केरर एंड सीनियर केरर के जो डिपेंडेंट है वो बंद कर दिए गए थे। वो अभी भी बंद है क्योंकि काफी लोग अब इस टाइम पे इस डाउट में है कि जो न्यू स्किल्ड वर्कर वीजा एलिजिबिलिटी लिस्ट आई है उसमें जो ऑक्यूपेशन कोड है काफी जॉब के चेंज हो चुके हैं। तो उन कोड्स के बीच में जो केरर एंड सीनियर केरर का कोड है वो भी 6145 से हटा के 6135 कर दिया है, एंड 6146 से हटा के 6136 कर दिया है। तो काफी लोग इसको कमेंट करते हैं इस चीज को कि कोड चेंज हो गया है, क्या अब हमें केरर के साथ हम डिपेंडेंट ला सकते हैं। अभी भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आप यूके में हेल्थ केयर वीजा पे आने वाले हो तो आपका डिपेंडेंट अलाउ हो चुका है। जो कोड थे लास्ट टाइम वो रेफरेंस के लिए दिए गए थे। मेनली जो 2 फील्ड है ये, इनमें जो डिपेंडेंट है वो बंद हो गए हैं। काफी लोग इस चीज को लेके भी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हेल्थ केयर एंड स्किल्ड वर्कर वीजा दोनों अलग अलग नहीं है, पर इन रियलिटी जो हेल्थ केयर वीजा है वो स्किल वर्कर का ही एक पार्ट है, उसकी ही एक फील्ड है। क्योंकि हेल्थ केयर में अलग अलग जॉब्स आती हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट रहती है अदर स्किल वर्कर वीजा में जो जॉब्स होती हैं। इसीलिए यूके गवर्नमेंट ने उस अलग फील्ड को एक हेल्थ केयर फील्ड का नाम दे दिया है। अदरवाइज जो आपका मेन वीजा अप्लाई होता है वो अंडर स्किल्ड वर्कर वीजा ही अप्लाई होता है जब आप यहाँ पे केरर आते हो या फिर किसी और फील्ड में आते हो एज ए हेल्थ केयर वर्कर। तो होपफुली जिन लोगों को लगता है ये दोनों चीजें अलग हैं तो उनका ये वाला डाउट तो एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि कौन सी वो फील्ड बचती है केरर एंड सीनियर केरियर के अलावा जिनमें आप डिपेंडेंट ला सकते हो। तो जो यूके की स्किल्ड वर्कर एलिजिबिलिटी लिस्ट है वो उन्होंने पब्लिश करी है, अपडेट करी है ऑन 4 अप्रैल 2024। उस लिस्ट में जितनी भी जॉब्स एलिजिबल हैं ऑन स्किल वर्कर वीजा, उन सब में आप अपने डिपेंडेंट को यूके में यहाँ पे साथ ला सकते हो। उनमें कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उनमें डिपेंडेंट नहीं आ सकते। एंड मेनली कुछ लोग ये डाउट पुट करते हैं कि क्या डिपेंडेंट वीजा बंद होने वाला है, तो ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट, कोई भी न्यूज बिल्कुल भी नहीं है कि यूके में डिपेंडेंट वीजा स्किल्ड वर्कर के लिए बंद होगा। तो ये कुछ 2-4 ऐसे डाउट थे जो मोस्टली मुझे कमेंट्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले यही क्लियर कर दिए। अब हम डायरेक्टली बढ़ते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट एंड एलिजिबिलिटी होती है यूके में स्किल्ड वर्कर वीजा की। तो अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, डायरेक्टली साइट पे लेके चलती हूँ। जो फर्स्ट जो एलिजिबिलिटी होती है, वर्क फॉर अ यूके एम्प्लॉयर दैट हैव बीन अप्रूव्ड बाय होम ऑफिस। तो आप किसी ऐसे एम्प्लॉयर, ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो जो कि होम ऑफिस की तरफ से अप्रूव्ड है। अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से ऐसे अप्रूव्ड एम्प्लॉयर है जो आपको यूके में वर्क दे सकते हैं, तो उसके लिए यूके वीआई ने ऑफिशियली उनकी साइट पे मेंशन करा हुआ है लिस्ट। तो उन लिस्ट का जो लिंक है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो दैट कि आप चेक पर कर पाओ कि जो आपके एम्प्लॉयर है वो एलिजिबल हैं कि नहीं। होता है हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कॉज
from UK employer with information about the role you have been offered in the UK। तो सेकंड मेनली जो रिक्वायरमेंट होती है, जो काफी लोग इस टाइम पे वेट भी करें, कॉज सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। और उसमें जो अब एक मेजर चेंज आ चुका है, आपके एम्प्लॉयर को ये बताना पड़ेगा प्रॉपरली कि ने आपको कौन से रोल के लिए जॉब ऑफर करी है, क्योंकि इस टाइम पे यूके में जो न्यू सैलरी रिक्वायरमेंट्स आई है, सैलरी लिस्ट आई है, वो आपके रोल के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। इसीलिए आपके कॉस्ट में जो आपका रोल है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। कॉस्ट को लेके बहुत सारी क्वारीज आती हैं कि कॉस्ट मिल नहीं रहा, बंद हो चुका है, कब मिलेगा, कब स्टार्ट होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट कभी भी बंद नहीं हुआ था, सिर्फ 2 दिन के लिए जो उनका सिस्टम था SMS, उनको यूकेवीआई ने बंद करा था एंड उसके बाद कॉस्ट की एप्लीकेशन कुछ रिजेक्ट कर दी थी जो प्रीवियस थी। अब 4 अप्रैल से सिस्टम अगेन ओपन हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड रही बात प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग टाइम की, तो 1 वर्किंग डे होता है यूके में कॉस्ट मिलने का। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको एक दिन में कॉस्ट इशू हो जाता है, इवन सेम डे में भी लोगों के कॉस्ट इशू हो जाते हैं। अगर मॉर्निंग में वो अप्लाई करें तो इवनिंग तक लोगों को कॉस्ट मिल जाता है। पर इस टाइम पे जो इंटरनेशनली लोग अप्लाई कर रहे हैं उन कुछ प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ रही है। उसका रीजन ये है कि बहुत सारी जो एप्लीकेशन है वो फेक है। फेक इन द सेंस कि बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है फील्ड की। उसके बाद कंपनीज भी फेक है, जितने भी लोग एजेंट्स के थ्रू आ रहे हैं, सम टाइम उनकी कंपनीज की इंफॉर्मेशन राइट नहीं होती, सम टाइम उन लोगों की इनफ इंफॉर्मेशन नहीं होती यूकेवीआई को, जिसके कारण जो कॉस्ट की प्रोसेसिंग है उस केस में बहुत लेट हो रही है। अदरवाइज कॉस्ट कोई भी बंद नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है कॉस्ट मिलने में। पर अगर आपकी एप्लीकेशन क्लियर नहीं है देन यूकेवीआई ने अपनी साइट पे क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि उस केस में आपकी कॉस्ट को कितना टाइम लगेगा, नो वन कैन प्रेडिक्ट। बहुत सारे लोग मुझे भी ये क्वेश्चन पुट करते हैं कि 4 अप्रैल के बाद कॉस्ट कितने दिन में मिल जाएगा, क्या एक दिन में कॉस्ट आ जाएगा। तो नॉर्मल लोगों का कॉस्ट अभी भी एक दिन में आ रहे हैं, पर अगर आपकी फाइल में कोई प्रॉब्लम है, जो आपकी फाइल में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, उस केस में आपका कॉस्ट कितना लेट होगा ना मैं बता सकती हूँ, ना आपके कंसल्टेंट बता सकते हैं, ना ही कोई और आपको ये चीज प्रिडिक्ट कर सकता है कि आपको इतने दिन में, इतनी देर में कॉस्ट मिल जाएगा। अब एक चीज जो चेंज हुई है मेनली वो ये चेंज हुई है, जब आपका कॉस्ट इशू होता है उस टाइम पे आपके एम्प्लॉयर को मेंशन करना पड़ता है कि आपके जो डिपेंडेंट है वो आपके साथ यहाँ पे यूके में आएंगे या फिर वो यूके में वीजा लेंगे। एंड मेनली उनको ये लेटर भी देना पड़ता है यूकेवीआई को कि आप उस वीजा पे हो या उस जॉब कैटेगरी में आ रहे हो जिन पे डिपेंडेंट अलाउ है, एंड उसके जो एप्लीकेंट है वो अपने डिपेंडेंट को साथ में ला सकता है। जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है डू अ जॉब दैट ऑन द लिस्ट ऑफ एलिजिबल ऑक्यूपेशन। तो ये मैंने पहले भी बोला कि जो भी जॉब एलिजिबल ऑक्यूपेशन कोड में है, एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती हैं, जो एलिजिबल कर जाती हैं स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए, उनमें आप जॉब करते हुए होने चाहिए। बाद है Be paid a minimum salary. How much depend on the type of work you do and the date you got your cost. तो मिनिमम जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि कौन सी फील्ड में आप जॉब कर रहे हो, एंड सेकेंडली इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपको जो कॉस्ट है वो कब मिला है। अगर आपका कॉस्ट 4 अप्रैल से पहले का मिल चुका है देन आप पे ओल्ड सैलरी रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट होंगी। उस केस में जो पहले वाली आपकी फील्ड की सैलरी थी उस पर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। पर अगर आपका कॉस्ट 4 अप्रैल के बाद आया है देन जो न्यू सैलरी रिक्वायरमेंट है वो आप पे इंप्लीमेंट होंगी। तो सैलरी को लेके अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं। तो 37,800 सैलरी चाहिए नॉर्मल वर्कर को अगर आप किसी भी फील्ड में आ रहे हो। एंड उसके अलावा अगर आप आ रहे हो हेल्थ केयर में तो मिनिमम सैलरी है 29,000। एंड उसके अलावा जो आपकी जॉब का ऑन गोइंग रेट है अगर वो आपकी 29 वाली सैलरी से ज़्यादा है तो उस केस में आपको ज़्यादा सैलरी मिलती हुई होनी चाहिए, आपकी जॉब का ऑन गोइंग रेट मिलता होना चाहिए। पर इन केस जो ऑन गोइंग रेट कम है देन आपकी सैलरी 29,000 रहेगी। अगर मैं बात करूं एज ए केयरर, हालांकि केयरर डिपेंडेंट के साथ नहीं आ सकते, स्टिल मैं बता देती हूँ उनकी जो मिनिमम सैलरी है 23,200 है। अब इसमें किन लोगों को
थोड़ी सी छूट मिल जाती है वो लोग होते हैं जिनकी एज 26 ईयर से कम है, तो उनकी जो सैलरी रहती है वो न्यू एंट्रेंट में एलिजिबल कर जाते हैं, वो रहती है 31,000। एंड उसके अलावा 70% ऑन गोइंग रेट आपकी जॉब का, जिस भी जॉब कैटेगरी में आप आ रहे हो, अगर आप हायर लेवल पे आ रहे हो तो उस केस में अगर ऑन गोइंग रेट 31,000 से ज़्यादा है तो देन आपको ऑन गोइंग रेट के हिसाब से आपकी सैलरी होनी चाहिए। अगर आपकी जो ऑन गोइंग रेट है 31 से कम है देन आपका 31 वाली सैलरी मैच करनी चाहिए। उसके अलावा जो यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं एंड PSW पे होते हैं उन पे भी सेम ही रूल रहता है। तो डिटेल में नहीं बता रही, अगर डिटेल में जाना चाहते हो तो मैं वीडियो रेफरेंस में दे दूंगी, तो उन वीडियो को गो थ्रू आप कर लेना। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ। है कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती है जो कि आपकी जॉब के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। रिक्वायरमेंट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट रहती है नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश का प्रूफ देना पड़ता है। इसमें आप क्या कर सकते हो, एटलीस्ट B1 जो IELTS स्कोर होता है वो आपको लेना पड़ता है। एंड अगर आप IELTS का एग्जाम दे रहे हो तो ओनली UKVI की जो IELTS है वो इस केस में वैलिड होती है। B1 का जो स्कोर है वो आपको देने पड़ते हैं। B1 के लिए आपके ओवरऑल 4 एंड नॉट लेस देन 4 स्कोर आपको चाहिए होगा IELTS में। उसके अलावा आप कुछ और टेस्ट भी दे सकते हो, कुछ कंट्रीज में अलाउ होता है। एंड अगर आपने जो अपनी ग्रेजुएशन है वो करी हुई है इंग्लिश मीडियम में देन आप उसे NARIC के थ्रू कन्वर्ट करवा सकते हो, देन उस सर्टिफिकेट को भी आप एज ए इंग्लिश प्रूफ यूज़ कर सकते हो। तो इनमें से कोई भी एक तरीका आप यूज़ करके ये जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हो, पर ये एक मेजर रिक्वायरमेंट रहती है किसी के लिए भी जो यहाँ पे UK में है। अगर आपकी जो डिग्री या कोई ऐसी स्टडी जो यहाँ UK से आपने पास कर ली है उस केस में आपको IELTS वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर अगर आपकी जो एजुकेशन है वो प्रीवियस आपकी बैक कंट्री से है देन आपको इनमें से कोई ना कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है। मेजर ऐसी रिक्वायरमेंट थी जो आपको फुलफिल करनी पड़ती है अगर आपने UK का लेना है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। और अगर आपको UK का स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिल गया है तो आपका जो डिपेंडेंट है वो ऑटोमेटिकली आपके साथ एलिजिबल हो जाएगा। आप उसकी एप्लीकेशन साथ में डाल सकते हो, जहाँ उसकी एप्लीकेशन बाद में भी कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसका कोई भी ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि आप अपनी जो एप्लीकेशन है सेपरेटली डालिए। अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होती है देन आप डिपेंडेंट की एप्लीकेशन कर सकते हो, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। बहुत लोग एक साथ जो एप्लीकेशन है वो साथ में ही सबमिट करते हैं एंड लोगों को साथ में ही वीज़ा मिल जाता है। बहुत लोग ये क्वेश्चन पुट करते हैं एंड ऐसा भी नहीं है कि अगर आप डिपेंडेंट लाने वाले हो तो स्पेसिफिकली आपकी कोई डिफरेंट रिक्वायरमेंट रहती है। जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो ऑलवेज जो मेन एप्लीकेंट होता है जिसने वीज़ा लेना होता है उसकी होती है। उसके साथ अगर उनका डिपेंडेंट है वो ऑटोमेटिकली आपके साथ एलिजिबल। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट की जो आपके पार्टनर एंड अगर आपके चाइल्ड है एज ए डिपेंडेंट आपके साथ आ रहे हैं पर्टिकुलर उनके लिए होती है। फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट रहती है वो होती है रिलेशनशिप प्रूफ की। काफ़ी लोगों से UK गवर्नमेंट ने 2 ईयर रिलेशनशिप का प्रूफ मांगना स्टार्ट करा था और ये रूल भी बना दिया था, पर मेनली ये सिविल पार्टनरशिप के लिए होता है। स्टिल आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज फोटोग्राफ उन सबको एज ए प्रूफ सबमिट कर सकते हो और साथ में एक एफिडेविट को भी दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं तो उस केस में आपको बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करना पड़ता है जिसपे पेरेंट्स का नेम मेंशन हो। उसके अलावा स्कूल से लेटर, ऐसे जो प्रूफ है वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं। सिर्फ ये एक चेंज है, अदरवाइज सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मल ही रहती है जो कि एक सिंगल पर्सन की होती है स्किल वर्कर वीजा की, सेम ही एज ए कपल एज ए डिपेंडेंट भी रहती है। मेजरली 4 अप्रैल से जो चेंज हुआ है वो सिर्फ यही चेंज हुआ है, जॉब के कोड्स चेंज हो चुके हैं। कौन से कोड में आप अप्लाई कर रहे हो ये आपको देखना पड़ेगा एंड क्या आपका कोड एलिजिबल करता है स्किल वर्कर वीजा के लिए, क्योंकि काफी कोड्स को हटा के काफी कोड्स को नए लाया गया है। एंड सेकेंडली जो आपकी सैलरी की मेन रिक्वायरमेंट है वो अगर आप फुलफिल कर देते हो, आपकी कंपनी आपको उतनी सैलरी जो ऑफर है वो कर देती है, देन आप एलिजिबल कर जाते हो यूके में स्किल्ड वर्कर वीजा लेना। एंड साथ में आपके जो डिपेंडेंट है वो भी एलिजिबल हो जाते हैं यूके में एज ए स्किल्ड वर्कर वीजा डिपेंडेंट आने के लिए। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उन सब का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने एक लिंक ट्री का लिंक दिया हुआ है, उसके सिंगल क्लिक पे आपको सारे के सारे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक मिल जाएंगे। एंड उसके अलावा आप मुझे सेकंड यूट्यूब चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।